डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चारधाम यात्रा के लिए बनेगी विशेष एसओपी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी का कड़ा संदेश। निहंग विवाद में सरकार की कार्रवाई चुनाव से प्रेरित नहीं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान। कहा, कानून और सौहार्द दोनों जरूरी। आपदा से जंग के लिए तैयार चंपावत, एसडीआरएफ एसएसबी का मेगा मॉक ड्रिल, आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों का लाइव प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल ही में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चारधाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निर्बाध, सुरक्षित और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने और अराजकता रोकने के उद्देश्य से विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि यानी कि एसओपी बनाई जाएगी। इसमें संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। उत्तराखंड की पहचान धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अफवाह, विवाद या कानून व्यवस्था से संबंधित घटना का सीधा असर यात्रा व्यवस्था और प्रदेश की छवि पर पड़ता है। हाल ही में कर्णप्रयाग में सिख निहंगों व स्थानीय व्यापारियों के बीच हुई झड़प और उसके बाद नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों के कब्जे की घटनाएं ऐसी ही थी। इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एसओपी बनाने की तैयारी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां विपक्ष के आरोपों पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साफ किया है कि निहंग विवाद में सरकार की कार्रवाई चुनाव से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ उत्तराखंड में भी चुनाव है, इसमें चुनाव की इसमें कोई बात नहीं है। बंसल ने कहा कि शासन प्रशासन को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और सामाजिक सौहार्द भी नहीं बिगाड़ने देना है। सांसद ने कहा कि निहंगों की मांग सिर्फ जेल में बंद 4 साथियों की जमानत की है। जमानत होते ही वे साथ चले जाएंगे। उन्होंने अपील की कि हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा के दौरान सभी संयम बरतें, एक घटना से सौहार्द न बिगाड़ें। इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता सबको प्रयास करना होगा। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, चारधाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। अगली खबर, बिहार में भारत तिवारी की निर्मम हत्या और लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड में असमय काल के गाल में समाये मासूम बच्चों की मौत से देश में भारी आक्रोश है। इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार के अग्रसेन घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अखाड़े के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने इस घटना पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। बिहार में हुई भारत तिवारी की हत्या कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। उनकी मांग है कि बिहार पुलिस इस मामले में तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे। लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए अधीर कौशिक ने कहा कि चंद पैसों के लालच में कोचिंग सेंटर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं।
बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों और फायर एनओसी के चल रहे ऐसे संस्थान मौत के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि लखनऊ हादसे के दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए। देवभूमि को नमन करता हूँ, माँ गंगा जी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ गंगा जी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी की, ये वो हमारे भरत तिवारी की एनकाउंटर में मृत्यु की गई है बिहार में, भोजपुरी में, ये वास्तव में बर्दाश्त लायक नहीं है। ये हत्या का मुकदमा दाखिल होना चाहिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। और एक निवेदन और है केंद्र सरकार से कि सम्राट चौधरी जी ने जो अपना बयान दिया है 48 घंटे में माफिया खत्म, एनकाउंटर, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है तत्काल इन्हें इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ये सरकार चला नहीं पाएंगे। क्योंकि निर्दोष की हत्या होना ये अपना आप में एक दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितनी दावे ठोकते हैं और कितनी अपनी मजबूती के साथ सिंहासन चला सकते हैं। तो हमारा निवेदन है। और कल अग्निकांड नखलाओ, इससे पहले भी अनेकों कांड हो चुके हैं। अगली खबर, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने इज्जतनगर मंडल के 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरान लाल कुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, संरक्षा व्यवस्था और रेल परिचालन प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने, निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज की क्षमता और कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षित टिकट खिड़की के समय को पूर्व की भांति बढ़ाने पर भी विचार किया गया। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में वंदे भारत, अमृत भारत तथा वंदे भारत स्लीपर जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के संचालन पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल सके। स्टेशन के रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है और जो कोचेस का जो जहाँ मरम्मत होती है कोचिंग डिपो, उसमें भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। यार्ड के कुछ काम अभी हाल में हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ानी है। तो ये जो जन सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, मुख्यतः उनका निरीक्षण, उनकी क्या प्रगति है और कैसे उन्हें तेजी से और आगे संपन्न किया जाए, और साथ साथ जो संरक्षा संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका गहन निरीक्षण करने के उद्देश्य से निरीक्षण हो रहा है। अगली खबर, चांद की 10 तारीख को ये मातमी जुलूस रुड़की इमली रोड स्थित पुराने इमामबाड़े से शुरू होकर मेन बाजार मछली मार्केट से होता हुआ गुलाबनगर पहुंचकर समाप्त होता है। बताया जाता है कि ये मातमी जुलूस हसन हुसैन की याद में निकाला जाता है। धर्मगुरु बताते हैं कि हसन हुसैन की शहादत सिर्फ शिया समुदाय के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आपने जालिम से हार नहीं मानी, बल्कि जालिम से जंग लड़ी। पूरी दुनिया दर्ज कराती है कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, और ये पैगाम देते हैं कि जो हुसैन का चाहने वाला होता है वो इंसानियत का चाहने वाला होता है, मज़लूमियत का चाहने वाला होता है, और हर उस जुल्म के खिलाफ होता है जो इंसानियत के खिलाफ होता है। लेकिन ये वो गम का दिन है जिसमें कोई नया साल मनाने की गुंजाइश नहीं है। हम इससे क्या पैगाम दें, ये तो ज़माने के लिए आया है और वाज़ेह। हुसैन सिर्फ एक ही पैगाम देते हैं इंसानियत का, कि आप कम से कम इंसान तो बने। अगर सच्चे मुसलमान या कोई भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं वो नहीं बन सकते, कम से कम इंसान तो बने, इंसान की हद में तो आए, ताकि जालिम के खिलाफ हो सके और मजलूम के साथ हो सके। करबला का सबसे बड़ा पैगाम यही है। अगली खबर, शिवपुर गांव में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित 2 परिवारों की सहायता के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गदरपुर आगे आई। संस्था की टीम ने पीड़ित परिवारों को तंबू, बर्तन और अन्य आवश्यक घरेलू उपयोग की राहत सामग्री वितरित कर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई। आग लगने की घटना में दोनों परिवारों के घर और गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया था, जिससे वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंची और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री सौंपी गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी गदरपुर के चेयरमैन सोनू विश्वास ने कहा कि संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना संस्था का दायित्व है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जरूरतमंदों की हर संभव सहायता जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने संस्था की इस मानवीय पहल की सराहना की। हमने अखबार में पढ़ा था कि शिवपुर गांव में 2 घरों में विनाशकारी आग लग गया और सब कुछ सुहा हो गया। खबर पढ़ने के बाद मैं अपने भाई मित्र दीपंकर जी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि 2 गरीब परिवार है जिनका घर जलकर राख हो गया, तो रेड क्रॉस की टीम उनको सहयोग के लिए बर्तन और तंबू लेके हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, प्रशासन को तो कहूँगा सबसे पहले इनका संज्ञान लेना, पटवारी को आके इनका निरीक्षण करना चाहिए और इनका जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई सरकार को करना चाहिए। मैं इसके लिए जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं वो हमारे एसडीएम साहिब हैं, हम उनसे उसमें संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे कि देखिए 2 गरीब परिवार है जिनका सब कुछ जल के राख हो गया, जिनकी पूंजी थी जो कमाई की हुए सारे वस्तु पैसे कपड़े सब उनका बर्बाद हो गया। कृपया किसी पटवारी को भेज के आप इनका संज्ञान लीजिए, इनका रिपोर्ट बनवा के इनको उचित मुआवजा देने का कृपा करेंगे। बरसात के मौसम में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए चंपावत में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। टनकपुर के ठुलीगाड़ में एसडीआरएफ और एसएसबी ने संयुक्त अभ्यास कर आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता को परखा। इस दौरान आधुनिक उपकरणों और जीवन रक्षक तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किया गया। जनपद चंपावत में मानसून सीजन के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज के तहत टनकपुर के समवाय ठुलीगाड़ में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने 1 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संयुक्त अभ्यास के दौरान एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम ने आधुनिक खोज और बचाव उपकरणों की कार्य प्रणाली से प्रतिभागियों को अवगत कराया। प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, जीवन रक्षक तकनीकों, नदी एवं दुर्गम क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन और रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकासी यानी रैपलिंग का सजीव प्रदर्शन कर आपदा प्रबंधन की बारीकियां सिखाई गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संयुक्त अभ्यास विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के साथ साथ किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और संगठित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उन्होंने एसडीआरएफ की व्यावसायिक दक्षता और संपन्न की सराहना करते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से ऐसे अभ्यास आयोजित करने की बात कही। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चमोली जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट गोचर की नवाचारी पहल के तहत 5 दिवसीय समर कैंप एवं हस्तलेखन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। डाइट सभागार में चल रही इस कार्यशाला में कक्षा 4 से 9 तक के 100 से अधिक छात्र सुंदर लेखन के गुण सीख रहे हैं। इस कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी हस्तलेखन सिखाया जा रहा है। देश भर में यह अनूठी पहल है जहां 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थी खुद प्रशिक्षकों और डीएलएड प्रशिक्षकों को सुंदर लेखन की तकनीक सिखा रहे हैं। कार्यशाला में बागेश्वर से आए मुख्य प्रशिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी और उनकी टीम के 6 विद्यार्थी बच्चों और प्रशिक्षुओं को हस्तलेखन की बारीकियां सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण को लेकर छात्रों में खासा उत्साह है। कार्यशाला में रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक 100 से अधिक छात्रों को सुंदर लेखन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डीएलएड प्रशिक्षुओं को हस्तलेखन के गुण सिखाए जा रहे हैं। डाइट गोचर का ये प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल बन रहा है, जहां छात्र अब शिक्षकों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मेरा नाम लता गनवाल है। मैं अपने सर के साथ बागेश्वर से आई हूँ और मेरा स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। और ये समर कैंप के लिए हम बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं। नाम भूमिका खेतवाल है। मैं बागेश्वर से आई हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। आज हम यहाँ चमोली डाइट गोचर में आए हैं बच्चों को राइटिंग सिखाने, सुबह हस्तलेखन सिखाने अपने सर के साथ। हस्तलेखन बच्चों की एक लेखन के लिए बहुत सुधारात्मक होता है। ये हमें बाद में फ्यूचर में भी बहुत काम आता है, जैसे पोस्टर राइटिंग हो जाए या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर हमें आंसर राइटिंग लिखनी है तो उसमें भी हमें लेखन का बहुत महत्व होता है। साथ ही हमें बोर्ड एग्जाम, जैसे हम कल के दिन स्कूल पर जाएंगे तो हम बच्चों को अच्छा लेखन सिखाएंगे जिससे उनमें सकारात्मकता भी आएगी और साथ ही वो अपने परीक्षाओं में अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे, जिससे उन्हें अपने मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और इससे उनकी ड्राइंग, उनकी फाइन मोटर स्किल्स में भी बहुत डेवलपमेंट होगा। वर्तमान में हैंड राइटिंग का बहुत महत्व रह गया है,
तो उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे समृद्ध बनाए हम, उसके तत्वाधान में उसको और बेहतर बनाने के लिए ये समय समय पर कैंप, हस्तलेखन के कैंप लगाए जा रहे हैं यहाँ के प्राचार्य जी की सौजन्य से, और हमको बागेश्वर से यहाँ बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष में 2 बार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर चंपावत पुलिस ने पूरे जिले में व्यापक जन जागरण और सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों की टीमों ने गांव-गांव और बाजार-बाजार जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने युवाओं, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद कर नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। साथ ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के सेवन, भंडारण और तस्करी पर लागू कानूनी प्रावधान के बारे में भी विस्तार से बताया गया। एसपी रेखा यादव ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि आमजन को नशे के खतरों से अवगत कराया जाए और मादक पदार्थों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। नागरिकों से अपील की गई कि तस्करी या अवैध गतिविधि की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1933 या नजदीकी थाना चौकी को तुरंत दें। अगली खबर, चंपावत नगर पंचायत पार्टी के जौलाड़ी वार्ड में निर्माणाधीन पेयजल टैंक पर काम कर रहे एक नेपाली मजदूर की 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8:15 बजे जौलाड़ी वार्ड संख्या 2 में पेयजल टैंक निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक नेपाली मजदूर सरिये को सीधा कर रहा था। मृतक के भाई के अनुसार जैसे ही मजदूर ने सरिये को ऊपर उठाया और वो करीब 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, तभी वो ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तेज करंट लगने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग आनन फानन में मजदूर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मामले में यूपीसीएल के कनिष्ठ अभियंता ने निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार और जल निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि निर्माणाधीन टैंक के संबंध में यूपीसीएल को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जबकि हाई टेंशन लाइन के निकट निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभागीय अनुमति और सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं। तो बस इतना ही। नमस्कार।